हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इनको गलत कर देते हैं। तो आज की क्लास में हम 10 महत्वपूर्ण सवालों को इतना गजब कॉन्सेप्ट से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और चीजों को आप बढ़िया तरीके से सीखने का प्रयास करोगे। यदि आप कमजोर छात्र भी हो फिर भी आप पूरी क्लास को देखिएगा, इससे ज्यादा बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को ध्यान पूर्वक सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखो, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 10 के साथ है 16 का रिलेशन क्या होगा। तो आप में से मेरे बहुत सारे भाई होंगे जो बोलेंगे कि सर 5 को अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 5 5 हमारा 10 हो जाएगा। तो 16 में भी अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। पर देखिए 21 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब एक दूसरा विचार आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 5 को डबल कर देंगे तो 5 दूने 10 हो जाएगा, तो 16 को भी डबल करेंगे तो 16 दूने 32 हो जाएगा। पर 32 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम आपको सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा मेरी इस बात को, जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है, जब भी आपके सामने एनालॉजी का प्रश्न आता है तो आपको हमेशा याद रखनी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या याद रखोगे, सबसे पहले आपको करना है क्या है, सबसे पहले हमें प्राइम नंबर को खोजना है। ठीक है, प्राइम नंबर को। अच्छा, अगर प्राइम नंबर से हमारा काम नहीं बना भाई साहब, तब हम किसको खोजेंगे सर, क्यूब को खोजेंगे। अब क्यूब से अगर काम नहीं बना तो तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी हम किसको देते हैं सर, स्क्वायर को देते हैं। किसको देते हैं, स्क्वायर को देते हैं। 4 नंबर पे प्रायोरिटी हम किसको देते हैं सर, भाग को देते हैं। 5 नंबर पे प्रायोरिटी हम मल्टीप्लाई को देते हैं। 6 नंबर पे प्रायोरिटी हम जोड़ते हैं और 7 नंबर पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नंबर एनालॉजी के सवालों को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये करेगा आपको प्रॉपर्टी। देखो 5 10 16, तो 10 और 16 तो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर हम क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब तो हमारा 125 हो जाएगा और 16 का क्यूब 40 96 हो जाएगा। 40 96 जैसा तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब क्यूब भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे सर, स्क्वायर। देखो यहां पर 5 लिखा गया है ना, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। हमें तो लाना है 10, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। 25 से 10 कैसे आएगा, आप बोलोगे सर दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सर 2 गुणे 5 कर देंगे तो 5 दूने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां पर 10 ही तो लिखा गया है। तो चलो सेम लॉजिक 16 के साथ अप्लाई करते हैं। सर 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो 256 के सभी डिजिट को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 पंजे 30, 30 दूने कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 ऑप्शन ए में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी क्लास को आपसे बार बार बोल रहे हैं, पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। किसी एक सिंगल प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी कि भाई साहब यहां पर कैसे हुआ है। आप एकदम कमजोर छात्र हो भाई साहब, फिर भी पूरी क्लास को देखिएगा। एकदम चीजों को गजब तरीके से आपको सिखाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, एनालॉजी का ही फिर से आपके सामने प्रश्न है। देखो बोल रहा है आपके सामने, कह रहा है कि 62 का जो रिलेशन 16 के साथ है 75 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 62 को जिस भी लॉजिक से 16 लिखा गया है तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप इसमें जोड़ घटाओ बहुत सारी चीजें करोगे, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं। क्यों सर, क्योंकि आप हमसे पढ़ते हो ना, तो हम एक्स्ट्रा चीजें आपको बताते हैं। इस बात को आप स्टार बना के लिखिएगा कि यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप
क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। कैसे सर? देखो यहाँ पर 16 लिखा गया है ना, तो 16 को तो हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 62 से आपको 16 नहीं बनाना, 62 से आपको बनाना है 4। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर 62 से हमें बनाना है 4। तो एक तरीका हमें दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या 2 है। अगर बड़ी संख्या 6 से 2 को माइनस करेंगे हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16। जो लॉजिक इधर अप्लाई किया वही लॉजिक इधर करते हैं। बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 5 है, 7 से 5 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 4। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। हर एक टाइप के प्रश्नों को हमने रखा है 10 ही सवाल बताएंगे, लेकिन ये 10 सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ध्यान से समझिएगा। देखो आपके सामने है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। इसको मेरे बहुत सारे भाई ऑप्शन से बनाते हैं। हम कहते हैं ऑप्शन से मत बनाया करो क्योंकि आपका प्रश्न हो जाता है गलत। तो आप कैसे बनाओगे? आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। क्या दुनिया के जितने भी पुरुष होते हैं वो सब खिलाड़ी बन जाते हैं? आप बोलोगे सर पुरुष तो हम भी हैं, हाँ, लेकिन हम तो खिलाड़ी नहीं हैं। तो कुछ पुरुष खिलाड़ी होते हैं लेकिन सारे पुरुष क्या होते हैं? खिलाड़ी नहीं होते हैं। आप बोलोगे क्या दुनिया के जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सब पिता बन जाते हैं? तो आप बोलोगे सर खिलाड़ी के अंतर्गत तो महिलाएं भी आती हैं। भाई साहब खिलाड़ी ही तो बोलेंगे महिलाओं को भी, लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो तो पिता नहीं बन सकती। आप रिवर्स चलो, क्या दुनिया के जितने भी पिता होते हैं वो सब खिलाड़ी बन जाते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, दुनिया के जितने पिता होते हैं वो सब खिलाड़ी नहीं होते हैं। ये बताओ क्या दुनिया के जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सब पुरुष होते हैं? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि जो महिला खिलाड़ी है वो तो पुरुष नहीं होगी। अब पहले से तीसरे का रिलेशन देख लो। क्या दुनिया के जितने पुरुष होते हैं वो सब पिता मतलब पापा बन जाते हैं? नहीं बनते। लेकिन दुनिया के जितने भी पिता होते हैं वो सब क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। हाँ भाई साहब, दुनिया का जितना भी आपका पिता है वो सब पुरुष के ही अंतर्गत तो आता है। रही बात खिलाड़ी की, तो कुछ खिलाड़ी पुरुष भी होते हैं और कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं? पिता भी होते हैं। तो ये बाहर गोला हो जाएगा किसका? खिलाड़ी का हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाओगे कि नहीं दे पाओगे? देखो ये हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है जब आपके सामने ऐसा लेटर वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें 4 ऑप्शन एक समान होते हैं, एक सबसे अलग होता है। उसी अलग की हमें पहचान करनी पड़ती है। देखो उसने बोला है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का समूह चयन कीजिए। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, एक सबसे अलग है, उसी की पहचान करना है। तो हम कहते हैं जब भी आपके सामने लेटर आए ना तो लेटर का प्लेस वैल्यू लिखो। देखो यहाँ पर जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, वाई का प्लेस वैल्यू 25 होता है, ओ है ओ का प्लेस वैल्यू 15, क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, बी का 2 होता है। तो अब हमें करना है, देखो अगर आप 26 से 2 पे जाना चाहते हो तो 26 के बाद ए के बाद बी मतलब 2 लेटर ऐड हुआ है, 2 के बाद 6 पे जाओगे 4 ऐड होगा, 6 के बाद 12 पे जाओगे सर 6 ऐड होगा, 2 के बाद आप 4 पे जाओगे 2, 4 के बाद 8 पे जाओगे सर 4, 8 के बाद आप 14 पे जाओगे सर 6 ऐड होगा। अब 13 2 15, 15 4 19, हाँ 19 6 25। तो जब ये 3 ऑप्शन ऊपर से बराबर हो गए तो एक ही ऑप्शन बचा है जो सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 21 और 6 कितना होता है भाई साहब? 27 होता है। 27 पे हमारा ए आता है, यहाँ पर बी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया तरीके से सीखा होगा और हम ऐसी आशा करते हैं कि अब आपका इस तरीके का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। देखो ब्लड रिलेशन का सवाल है ना, तो ये देखो कह रहा है रीता ने एक महिला से कहा मेरे पिता आपके पुत्र पवन के दादा हैं, पवन रीता से कैसे संबंधित है? जब भी इशारा वाला प्रश्न आता है भाई साहब, इसको मेरे बहुत सारे भाई बहन गलत कर देते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है स्टार बना के लिखिएगा, इसको आप स्वयं के रिश्ते पर, अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। चलो हम बनाते
बताते हैं, देखो कैसे। देखो उसने क्या बोला है, रीता ने एक महिला से कहा, इसमें कह कौन रहा है भाई साहब, मेन करता धरता इसका कौन है सर, रीता। रीता ही तो कह रही है, तो रीता कह रही है कुछ, हमने रीता को पकड़ा। कह रहा है मेरे पिता मतलब रीता के भाई साहब जो पिता है, मेरे पिता आपके पुत्र पवन के दादा हैं। जो मेरे पिता है ना वो आपके पुत्र के दादा हैं। दादा कब होंगे, जब इसका एक क्या होगा, भाई होगा भाई साहब, एक भाई होगा, उस भाई का एक लड़का होगा जिसका नाम क्या होगा, पवन होगा। हाँ मैं हूं ना, ये मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी आपके बेटे के दादा कब होंगे, जब आप मेरे भाई होंगे। तो वो कह रहा है कि ये जो पवन है ना वो रीता से किस प्रकार संबंधित है, तो अपने रिश्तों पर ले चलो सर। ये हम हैं, ये हमारे पापा जी हैं, हमारे पापा जी की जो बहन है वो हमारी बुआ लगती हैं, अपनी बुआ के हम क्या लगते हैं, हम तो भतीजा लगते हैं सर, भतीजा लगते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होने देंगे भाई साहब, और इतना गजब तरीके से बताएंगे कि आज के बाद इतने टाइप का प्रश्न आपका गलत भी नहीं होगा। पर अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने हर उस भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसको भी रीजनिंग में 1% भी दिक्कत होती है। ठीक है, अपने इस चैनल का एक ही मकसद है मेरे भाई कि कोई भी मेरा भाई या बहन यह कहकर ना जा पाए कि सर हमें यहाँ पर चीजें समझ नहीं आई हैं। हर उस कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी जुड़िए और अपने सभी भाई बहन के पास क्लास को शेयर करके उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 3:12 हैं, 3:12 हो रहे हैं, बजे दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। अब ये दो तरीके से सवाल सॉल्व हो जाता है, ये दो तरीके से सवाल सॉल्व हो जाता है। एक तो हमारा बेसिक मेथड से सवाल होता है, एक ट्रिक से सॉल्व होता है, और दूसरा अल्ट्रा ट्रिक से सॉल्व होता है। तो हम आपको अल्ट्रा ट्रिक से सॉल्व करना बताएंगे भाई साहब कि 1 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब दे दो। देखो यहाँ पर 3:12 हो रहा है ना, 3 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 12 मिनट हो रहा है। तो जब भी आपके सामने ऐसा नंबर आता है तो एक बार इसको कट करके देखो क्या ये कट रहा है। अगर ये कट जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 चौकम कितना हो जाएगा, 12। मतलब यहाँ पर कितने का रेशियो बना है, 1:4 का अनुपात बना है, मतलब 1:4 का अनुपात बना है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने ऐसा नंबर आता है जिसका आपको एंगल निकालना है, कोण निकालना है, और उसमें 1:4 का अनुपात बन रहा हो, तो आपको सीधा देखना है कि जो यहाँ पर मिनट दिया गया है उसको आप डबल कर दो। तो 3:12 हो रहा है, तो 12 मिनट का अगर हम डबल करेंगे तो 12 दूने कितना हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। मतलब 24 डिग्री का कोण बनेगा 3:12 पर। तो 24 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो ये पासा का ऐसा प्रश्न है भाई साहब, आप लिख कर ले लो, 99% बच्चे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस मेरी क्लास को देखने के बाद एक प्रश्न ऐसा बचेगा ही नहीं पासा का जो आप जवाब ना दे पाओ। देखो कह रहा है कि नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। ये जो 4 है ना, विपरीत सतह का मतलब इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। जब तो 2 डाइस 3 डाइस दिए रहते हैं तो आप सवाल को सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जब एक सिंगल डाइस दिया जाता है तो आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं भाई साहब, जब एक पासा दिया जाए ना तो आपको ये पता होना चाहिए ये डाइस कौन सा है। तो ये डाइस जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो हमारा सिंपल डाइस होता है और दूसरा हमारा भाई साहब स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, तो अब ये सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस हम कैसे जानेंगे सर। देखो यस से सिंपल, और सिंपल का मतलब साधारण होता है, यस से सिंपल, यस से साधारण, सा से साधारण, सा से सात होता है। अगर अच्छा ये बात हो गई।
अब 7 का मतलब क्या है, देखो एक पासा जब भी दिया जाएगा तो आपको दो फलक को ऐड करना है। जैसे 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, 4 और 2 को ऐड करेंगे 6। तो इस 7 का मतलब क्या है जानते हो, अगर किसी पासे में पास की दो फलक को जोड़ने पर उसका योगफल 7 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यह पासा कौन सा होगा, साधारण पासा होगा। तो जैसे दो फलक को ऐड किया 4 3 7 हो गया ना, तो ये जो पासा दिया गया है ये हो जाएगा आपका साधारण पासा हो जाएगा। और अगर ये योगफल 7 नहीं होता तो ये पासा हमारा मानक पासा हो जाता। तो जब भी साधारण पासा दिया जाएगा अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, देखो एक पासे में कितने फलक होते हैं सर, 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। इसमें कौन कौन सा दिखाई दे रहा है सर, 2 3 4 दिखाई दे रहा है। अब वो चाहे 4 का अपोजिट पूछता, चाहे 3 का अपोजिट पूछता, चाहे 2 का अपोजिट पूछता, तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वही उसका अपोजिट होती। तो 1 नहीं दिखाई दे रही, 5 नहीं दिखाई दे रही, 6 नहीं दिखाई दे रही है, तो 1 5 6 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 5 6 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक बहुत ही बढ़िया सवाल, इसका जवाब कौन कौन दे पाएगा। देखो घड़ी का सवाल मुश्किल लगता है आपको ना, आज के बाद घड़ी का ऐसा प्रश्न आप 5 सेकंड के भीतर सॉल्व कर पाओगे यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तब। देखो कह रहा है कि 8 व 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है कि देखो जैसे आपके सामने ये घड़ी है, एक दूसरे का विपरीत, अगर एक 12 पे है तो दूसरी हमारी कहाँ होनी चाहिए, 6 पर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि 8 व 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होंगी। देखो जब भी आपको क्लॉक में 180 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना हो, एक सिंपल सा तरीका याद रखिएगा कि 60 बटा कर दीजिएगा 11 गुणे कर दीजिएगा समय, 60 बटे 11 गुणे समय कर दीजिएगा, प्लस माइनस कर दीजिएगा 6। अब आप बोलोगे सर इस प्लस और माइनस 6 का मतलब क्या है, प्लस 6 हम कब लेंगे भाई साहब और माइनस 6 हम कब लेंगे। तो याद रखिएगा जैसे आपके सामने ये सुई है ना, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है। अगर ये घंटे वाली जो सुई है वो 6 को पार करके आगे निकल जाएगी तो हमें माइनस 6 लेना है, बराबर होगी या पीछे होगी, 6 पर होगी या 6 से पीछे होगी तो हमें प्लस 6 लेना है। जैसे देखो 8 व 9, तो सुई कहाँ है, 8 व 9 के बीच में है, हाँ तो 6 को तो पार करके निकल गई, मतलब हमें माइनस 6 लेना पड़ेगा। तो बात समझ आई है। चलो सर 60 बटे कर दिया 11 गुणे समय। अब यहाँ पर जैसे 8 व 9 बज रहा है तो कौन सा समय लेंगे, हमेशा छोटा समय लेना है। तो हमने कहा 8 माइनस ले लेंगे 6, तो 8 से अगर 2 जाएगा भाई साहब, 8 से 6 जाएगा 2 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 120 हो जाएगा। 120 को 11 से डिवाइड करोगे तो 11 दहम कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, रिमाइंडर 10 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, जो भागफल आया है उसे आप पहले कर दो, जो नीचे आया है आप उसे ऊपर कर दो, जिससे आपने भाग दिया है उसे नीचे कर दो। तो 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर वो होगा। लेकिन 10 सही 10 बटे 11 मिनट, तो यहाँ पर देखो 10 सही 10 बटे 11 यहाँ पर दोनों ऑप्शन में है। तो आपको क्या करना, आपने जो समय छोटा वाला लिया है उसे पकड़ो। तो इसका मतलब है कि 8 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। बात समझ आई है डियर फ्रेंड्स। चलिए ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा काम देगा और ऐसा प्रश्न आपका अब कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा। डियर फ्रेंड्स यकीन मानिएगा, लुप्त संख्या के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इतना शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि मुश्किल से मुश्किल प्रश्न मात्र आप 5 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। ये आपने क्या लिखा सर, हमने लिखा यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही हो जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे
हाईलाइट कर लीजिएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 9 लिखा है, 9 को तो हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 25 लिखा है तो इसको तो हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 49 लिखा है तो इसे हम 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 6 और 9 से आपको 9 नहीं बनाना, 6 और 9 से आपको 3 बनाना है। आप बोलोगे सर बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर दो, 9 से 6 माइनस करोगे 3, 3 का स्क्वायर कर दोगे 9। बड़ी संख्या 16 है, छोटी संख्या 11 है, 16 से 11 माइनस करोगे 5, 5 का स्क्वायर कर दोगे 25। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? आप बोलोगे 7। यहाँ पर देखो 7 है तो यहाँ पर बड़ी संख्या होनी चाहिए, मतलब अगर 20 है तो 20 और 7 का 20 और 13 का डिफरेंस होगा 7, और उसी 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि 2 का जो रिलेशन 8 के साथ है, सेम लॉजिक से 10 का रिलेशन क्या होगा? मतलब सर 2 को जिस भी लॉजिक से 8 लिखा गया है तो सेम लॉजिक से हम 10 को क्या बना सकते हैं? तो एक तरीका तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर 2 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। चलो भाई साहब, आप 10 में भी क्या करो, 6 को जोड़ो तो 10 6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हो भाई साहब, 16 तो ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। हाँ, अब मेरे थोड़े और जीनियस भाई होंगे जो बोलेंगे जानते हो क्या सर, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो सर, अगर हम 10 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 चौके 40 हो जाएगा। वाह सर, हम तो खुश हो गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा और बुद्धि लगाते हैं। हाँ, अपनी बुद्धि का थोड़ा और विकास करते हैं। यहाँ पर 2 है ना, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 दूने 4 हो जाएगा। 8 ही तो बनाना है, तो अगर हम 4 को डबल करते हैं तो 4 दूने 8 हो जाएगा। ये लॉजिक भी बन सकता है। तो चलो वही लॉजिक 10 के साथ अप्लाई करते हैं। तो पहले हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 दूने कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अरे सर, ऑप्शन नंबर डी भी तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आपके सामने ऐसा एग्जाम में प्रश्न आ जाए और आप फंस जाओ मुश्किल में, तो आपको एक ही बात याद रखना है, जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि सर हम सवाल को करें तो करें कैसे। हाँ, ये जब एसएससी सीजीएल 2025 में प्रश्न आया था ना, तो 99% बच्चे इस सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए थे। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने हमसे नहीं पढ़ा था। हमसे नहीं पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा तो सवाल आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो अपनी कॉपी और कलम को साइड रखें और मेरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिएगा। आपको एनालॉजी का जब भी प्रश्न आता है, हम इसीलिए बार बार बताते हैं भाई साहब, प्रॉपर्टी याद रखना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आपको प्राइम नंबर पे चलना है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी किसको देना है? प्राइम नंबर को देना है। सेकंड प्रायोरिटी किसको देना है सर? क्यूब को देना है। अच्छा, थर्ड प्रायोरिटी किसको देना है सर? थर्ड प्रायोरिटी आपको स्क्वायर को देना है। फोर्थ प्रायोरिटी आपको डिवाइड करना है। 5 नंबर पे आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 नंबर पे आपको जोड़ना है, और सबसे लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको जल्दी से कहीं पर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं बताता है। ठीक है, देखो 2 है, 8 है, 10 है, तो 2 तो एक प्राइम नंबर है सर, लेकिन 8 एक प्राइम नंबर नहीं है। आंख बंद करके मेरा ये कॉन्सेप्ट याद रखो, 100% आपका आंसर सही आएगा और कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। देखो, जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आता है ना, तो आपके दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए, सबसे पहले हम खोजेंगे सर प्राइम नंबर खोजेंगे। ये अभी आपने जो गुणा करके जोड़ के लाया था ना, वो आपके ध्यान में पहले नहीं आना चाहिए। पहले आपको प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट याद करना है। तो सर 2 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, मतलब प्राइम नंबर का अब लॉजिक हमारा फेल हो गया। जब प्राइम नंबर के लॉजिक से आंसर नहीं आएगा, तो दूसरी बार हम किसको करेंगे सर? क्यूब को करेंगे। यहाँ पर 2 है ना, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं सर, तो 2 दूने 4 दूने कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है, और 10 का जब हम क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब तो हमारा 1000 हो जाएगा। 1000 ऑप्शन ए में दिया गया है। देखो, अभी आपने बी 40 को लाया था और डी 200 को लाया था। तो जब ऐसा ऑप्शन आपके सामने भिड़ जाए कि जिसके कई सारे ऑप्शन सही हैं, तो हम टिक किसको करेंगे? हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। ठीक है, देखो ये मल्टीप्लाई करके आपने 40 को लाया था, मल्टीप्लाई हमें 5 नंबर पे करना है। ये आपने जो है
स्क्वायर करके 200 लाया था, तो स्क्वायर तो हमें 3 नंबर पे करना है, उससे पहले क्यूब जब हमने किया तो हमारा कितना आया 1000। तो प्रॉपर्टी इसी के अकॉर्डिंग चलती है। तो ये 40 और आपका 200 करेक्ट आंसर नहीं होगा, केवल एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए 1000 होगा। इस बात को आप नोट करके लिखिएगा। जब यह प्रश्न आया था तो मेरे बहुत सारे भाई बहन परेशान हो गए थे कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरा हर एक भाई बहन ने कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, एसएससी सीजीएल 2024 का प्रश्न है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। सीधा सीधा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो आपको ये पता चल रहा है कि आपको इस सवाल में क्या करना है। देखते ही सवाल में आप लॉजिक हिट कर पाओ, उसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जब भी सीरीज का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट मेरा याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर संख्याएं पास पास नहीं दी गई हैं, संख्याओं में ज्यादा गैप है, तो आपको किस लॉजिक से सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, डिफरेंस के लॉजिक से। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, छोटी संख्या उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी बहुत बड़ी, मतलब संख्या छोटे से लगातार बढ़ते हुए क्रम में जाएगी, तो हम कौन सा लॉजिक अप्लाएंगे सर। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर काम नहीं बना तो स्क्वायर करेंगे, और काम नहीं बना तो हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, सवाल कोई सा भी हो आपसे बनेगा। देखो यहाँ पर 6 है, 7 है, 16 है, 51 है, 208 क्वेश्चन मार्क। तो संख्या छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी बहुत बड़ी, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब हम कर सकते हैं। चलो सर, अगर 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 को 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 एकम 6, हमें 7 लाना है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। अच्छा, 7 को 14 बनाते हैं, तो आप बोलोगे 7 दूनी 14, और उसमें 2 जोड़ेंगे भाई साहब, तब हमारा 16 होगा। तो 16 से 48 बनाने के लिए क्या करेंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और उसमें हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 51। 51 से 208 बनाने के लिए क्या करेंगे सर, 51 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, और उसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारा 208 हो जाएगा। लॉजिक क्या मिला है, 1 2 3 4, तो 208 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। जिस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो वही संख्या हम ऐड करते हुए आ रहे हैं, तो हमने तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 5 ही इसमें ऐड करेंगे। तो 208 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1040 हो जाएगा, और 1040 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1045 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, जो भी चैप्टर यहाँ पर जितने सवाल को हम करा रहे हैं सबका आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा कोर्स वाले सेक्शन में। तो अगर आप चाहते हो कंप्लीट रीजनिंग को सीखना तो 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग आप सीख सकते हो। उसके लिए हमने कोर्स का बनाया है, उसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चैप्टर को एकदम 0 से एडवांस लेवल तक के सवालों को सिखाने का प्रयास किया है। तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इस क्लास को देखिए और 30 क्लास आप देख लीजिए। रीजनिंग का एक प्रश्न भी आपका नहीं छूटेगा। एकदम सिंपल सा सवाल है, रेलवे की परीक्षा में बार बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज सोमवार है तो आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको जो यहाँ पर डिजिट दी गई है उसे पकड़ना है। तो यहाँ पर 100 लिखा गया है, इसको करना क्या है आपको 7 से डिवाइड। क्यों सर, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं तो 14 से कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा कितना बचा 2। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगर वो बाद का दिन पूछेगा तो जो दिन यहाँ पर दिया गया है उसमें जितना रिमाइंडर है उतना दिन और ऐड कर देना पड़ेगा। तो जैसे सोमवार है, एक मंगलवार एक बुधवार, क्योंकि 2 ही ऐड करना था। तो अगर आज सोमवार है तो आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। बुधवार ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल पूछा था कि सर अगर वो पहले का दिन पूछेगा तब हम क्या करेंगे। तो जो दिन यहाँ पे दिया होगा पहले का पूछ रहा है तो रिमाइंडर आपको घटाना पड़ेगा। और आप लोगों का क्वेरी था, आप लोगों का प्रश्न था कि सर अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तब हम क्या करेंगे।
डियर फ्रेंड्स, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो दिन यहाँ है वो कितने दिनों के बाद पूछे या कितने दिनों के पहले भी पूछे, अगर रिमाइंडर 0 है तो सेम दिन होगा। 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं यहाँ से, तीनों टाइप को हमने आपको कवर कराने का प्रयास किया है। तो चलिए एक बार फटाफट अपने सभी भाई बहन के पास वीडियो को शेयर कीजिए। देखो यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, ये कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आपके सामने एक ट्रायंगल दिया गया है, पूछ रहा है कि इसमें जो है टोटल ट्रायंगल कितने हैं। तो इसको काउंट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। देखो इसमें ऐसी ऐसी आकृतियां बनी है ना, तो अगर आपसे हम पूछे कि इसमें कितना ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मतलब 3 रेखाओं से घिरी आकृति को 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारे सामने एक त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बीच में हमने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दी तो अब इसमें कितने ट्रायंगल हैं। आप बोलोगे सर 1 हो गया, 2 हो गया, यही गलती करते हो। आप बोलोगे सर इसमें 2 ट्रायंगल हैं। हम कह रहे हैं एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, देखो 1 हो गया, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया। एक हिडन जो ट्रायंगल होता है ये ओवरऑल भी तो मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर, मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। लेकिन हम अब ये क्या बार बार गिनेंगे नहीं, आपको ऐसे काउंटिंग करना है और काउंटिंग में जितना नंबर आया है दोनों को ऐड कर देना है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात यहाँ तक आपको समझ आई है। तो चलो इस सवाल को अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, पर जरा ध्यान से समझिएगा। देखो यही आकृति हमें खोजना है। तो अगर हम यहाँ तक खोजते हैं, ध्यान से समझो, यहाँ तक खोजते हैं तो सर 1 2 मिल जाएगा। अब वही सेम चीज इधर भी अप्लाई करते हैं, सेम चीज इधर भी अप्लाई करते हैं तो 1 2 मिल जाएगा। सेम चीज इधर अप्लाई करते हैं तो 1 और 2 मिल जाएगा, 1 और 2 मिल जाएगा। मतलब 3 यहाँ पे मिल गया, 3 यहाँ पे मिल गया, 3 यहाँ पे मिल गया। कितना मिल गया, 3 मिल गया। और एक आकृति अगर आपको हम और दिखाएं तो एक ये बीच वाला भी तो बन रहा है, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। तो 3 3 6 3 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओवरऑल कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं सर, 12 दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा और बुद्धि लगाओ और अब आपको क्या करना है, हिडन ट्रायंगल को खोजना है। क्या करना है, हिडन ट्रायंगल को खोजना है। तो देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से ये वाली लाइन देखो ऐसे, जहाँ पे हमारा ये चल रहा है, एक इधर मिला है ना, एक इधर मिला और एक हमें जो है इधर मिला। तो कितना मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया आपको। अब एक आपको यहाँ से खोजना है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक ये वाला, एक ये वाला, एक देखो ये बड़ा वाला यहाँ तक मिला यहाँ से, और एक बड़ा वाला इधर मिला। तो कितना मिला, अब अगर बड़ी आकृति है तो 3, इसमें हम कितना कर लेंगे सर, 3 कर लेंगे। तो 12 2 14 और 14 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं सर, 17 ट्रायंगल दिए गए हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और एनटीपीसी की परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न लगभग पूछा जा रहा है। तो अगर आप रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के इस टाइप के सवाल को ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि यदि जेपीजी को 19 लिखा जाता है तथा पीएनजी को 23 लिखा जाता है तो उसी भाषा में टिफ को कैसे लिखा जाएगा। तो अब आपको करना क्या है सर, यहाँ पर लेटर दिया गया है और लेटर को कोड में कोडित किया गया है। तो हम क्या बोलते हैं आपसे, जब भी लेटर आए आप लेटर का प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे उसने जेपीजी लिखा है, हाँ, तो लेटर का जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16, जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है। चलो पीएनजी को भी हम लिख देते हैं पीएनजी है, हाँ, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। जेपीजी को उसने क्या लिखा है सर, 19 लिखा है। पीएनजी को क्या लिखा है, 23 लिखा है। लिखा कैसे है हमें ये जानना है। अगर 16 10 26 और 7 को जोड़ेंगे फिर तो 19 नहीं आएगा। नहीं आएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं,
अब मतलब इसमें से कुछ तो घटाना पड़ेगा तभी तो 19 आएगा। तो हमने कहा 16 और 10 को अगर हम ऐड करते हैं तो 16 10 26 और 26 से 7 माइनस करते हैं तो 19 हो जाएगा। हाँ सर, ये लॉजिक तो मिला। मतलब आगे के दो नंबर को वही सेम लॉजिक जोड़ते हैं। 16 14 कितना हो जाएगा 30 और 30 से 7 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। लॉजिक मिल गया है। चलो अप्लाई करते हैं। देखो टी का होता है 20, आई का होता है 9, एफ का होता है 6। 20 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 29 और लास्ट वाले नंबर को माइनस करना है तो 29 से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना होगा 23 हो जाएगा। तो मतलब जो है जिस भी लॉजिक में जेपीजे को 19 पीएनजी को 23 लिखा है तो टिफ को हम क्या लिखेंगे सर 23 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। सवाल में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना था, सवाल आपसे बन जाता। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगर आपने यहाँ तक क्लास को देखा है तो आपसे एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स, आगे के सवाल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऐसे प्रश्न है डियर फ्रेंड्स जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सवाल आने ही आने हैं। तो आगे के सवालों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आपने यहां तक देखा है। और जितने भी टाइप के आगे हम सवाल कराने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, एक एक सवाल से पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करना बताएंगे, तो भूल से भी भूल मत कीजिएगा और यहां से क्लास स्किप मत कीजिएगा। देखो यहाँ पर आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में सही व्यंजन आरेख का चयन कीजिए। नर है, भाई है, बेटियां हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछ रहा है कि अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसे हमारा ग्राफ बनेगा। तो आप इसको ऑप्शन से करते हो, पर हम बोलते हैं ऑप्शन से मत करो, गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप क्या करो, जो तरीका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको अप्लाई करो। देखो नर है, भाई है, बेटियां हैं। आप ये बताओ दुनिया के जितने नर का मतलब है पुरुष, हाँ, दुनिया के जितने भी पुरुष होते हैं क्या वो सब भाई बनते हैं। आप बोलोगे सर हमें नहीं पता, हमें कंफ्यूजन है, आप हमें बताओ। तो हम ये बताते हैं, देखो दुनिया का जितना भी पुरुष है क्या वो सब भाई बन जाता है। भाई का मतलब है कि इसका कोई एक भाई होना चाहिए या ये किसी का भाई होना चाहिए। तो हम आपसे कह रहे हैं, मान लो आप अपनी माता पिता की इकलौती संतान हो, इकलौती संतान हो तो आप किसी के भाई होगे नहीं होगे। तो आप बोलोगे सर हमारी तो बहन है। तो अगर आपकी बहन है तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके ना तो भाई और बहन नहीं है तो वो किसी के भाई बहन नहीं हो सकते। लेकिन आप बोलोगे कुछ पुरुष जो होते हैं वो भाई होते हैं, कुछ नर क्या होते हैं भाई होते हैं। आप ये बताओ क्या दुनिया के जितने भी भाई होते हैं वो सब बेटियां होती हैं। आप बोलोगे सर ऐसी बात मत कीजिए, आप भाई पुरुष है और बेटियां महिला है, तो पुरुष और महिला में कोई संबंध नहीं, मतलब बेटियां तो अलग होंगी। अच्छा यहां तक बात सही है। अब रिवर्स चलो, क्या दुनिया के जितने भी भाई होते हैं वो सब नर होते हैं। आप बोलोगे यही तो हम सुनना चाहते थे सर, दुनिया के जितने भी भाई हैं वो सब नर के अंतर्गत ही तो आते हैं, पुरुष के अंतर्गत ही तो आते हैं। लेकिन नर और भाई जो है बेटियां नहीं है, तो बेटियां क्या हो जाएंगी अलग हो जाएंगी। और ऐसा ग्राफ आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो ये है भाई साहब आपके सामने है डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण का सवाल है। इसको आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, गलत करते हो, लेकिन आपका सवाल गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझो। मान लो आप यहीं पर खड़े हो, हमने कहा आप पूरब की तरफ चले जाओ, तो जहां पर आप खड़े हो हमेशा याद रखिएगा कि अपने दाहिने हाथ की तरफ अगर आप जाते हो तो वो दिशा पूरब होती है। मान लो यहीं पर आप बिंदु पर खड़े हो, हमने कहा आप दक्षिण चले जाओ, तो हमेशा याद रखना दक्षिण मतलब किधर होता है, नीचे की तरफ होता है। यही सेंटर पर आप खड़े हो, हमने कहा पश्चिम जाओ, तो अपने हाथ के बाएं चले जाना, कौन सी दिशा हो जाएगी पश्चिम हो जाएगी। यहीं पर खड़े हो, हमने कहा उत्तर चले जाओ, तो आप जहां देख रहे हो ना उसी के ऊपर चले जाना, वो दिशा कौन सी हो जाएगी उत्तर हो जाएगी। बात समझ आई ये दिशा वाली बात। अब चलो इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, एकदम बेसिक मेथड बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि आलोक बिंदु बी से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। हमने कहा भाई साहब मान लिया हमने ये बिंदु बी था, ये बिंदु जो है बी था,
वो उत्तर की तरफ गया, मतलब ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचा। अच्छा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दायां मुड़ेगा, मतलब दाहिनी हाथ की तरफ मुड़ेगा। वो कितना चला सर? 10 किलोमीटर चल के यहाँ पे पहुँच गया, है ना। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चल के नीचे पहुँच जाता है। अंतिम बार वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और बिंदु यक्ष पर रुक जाता है। देखो, वो नीचे की तरफ है। जब भी व्यक्ति का मुख आपके विपरीत है ना, वो नीचे की तरफ देख रहा है, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो आपका बायां उसका दायां होगा। देखो, वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, मतलब आपके बाईं ओर मुड़ता है, तो आपकी बाईं ओर कितना मुड़ा है सर? 3 किलोमीटर मुड़ा और यहाँ पर आके यक्ष बिंदु पर वो रुक गया। बोल रहा है कि बिंदु एक्स से बिंदु बी पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना पड़ेगा। वो यहाँ पे रुका है, उसे यहाँ पे जाना है, तो यहाँ अगर यहाँ से जाना है तो ये दिशा कौन सी मानेंगे सर? इसको हम सेंटर देते हैं तो इस साइड हमारी पश्चिम दिशा होती है। वो पश्चिम दिशा में जाएगा, ये बात तो तय है। देखो, ये ओवरऑल 10 किलोमीटर गया था, 3 किलोमीटर वापस आया, तो बचा डिस्टेंस कितना है? 7 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर होगा। पश्चिम दिशा में 7 किलोमीटर उसे चलना पड़ेगा बिंदु बी पर पहुंचने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम देसी मेथड बताए हैं डियर फ्रेंड्स। आप गलत कहाँ करते हो? जब व्यक्ति नीचे की तरफ जाता है और वो उससे बोला गया दायां, तो आप झट से अपने दाएं मोड़ देते हो, तो इस बात को आप नोट कीजिएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो, ये प्रश्न है सैलोलिज्म का। हाँ, सैलोलिज्म का क्वेश्चन है। न्याय निगमन का क्वेश्चन नहीं है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको करना क्या है? देखो, कह रहा है कि कथन यहाँ पर दिया गया है, रोहन के असाइनमेंट अभी भी लंबित हैं। लंबित है मतलब अभी जमा नहीं हो रहे हैं, देर हो रहा है। हाँ, समय निकल रहा है लेकिन रोहन के असाइनमेंट अभी भी जमा नहीं हो रहे हैं। तो अगर ये रोहन के असाइनमेंट अभी भी लंबित हैं तो कारण क्या हो सकता है? देखो, निष्कर्ष उसने बताया है कि रोहन के असाइनमेंट को पूरा होने में 48 घंटे से अधिक का समय लगेगा। आप ये बताओ, हमने बोला कि आपको जो है भूख नहीं लगी है, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि आपको 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी? आप बोलोगे सर आप नहीं बता सकते। क्यों सर? क्योंकि हमें ये नहीं पता है ना कि आपको भूख कितना ज़्यादा है, हाँ या भूख नहीं है। तो ये पहला बात तो गलत हो जाएगा। अगर हमें ये पता है कि रोहन का असाइनमेंट जो है अभी लंबित है, मतलब देर हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो हम ये नहीं बता सकते कि उसका 48 घंटे में पूरा हो जाएगा कि 48 दिन लगेंगे। तो ये पहली बात तो आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, रोहन शायद अपने असाइनमेंट को पूरा नहीं कर सकेगा। अगर यहाँ पे कह रहा है कि रोहन के असाइनमेंट अभी भी लंबित हैं, अगर रोहन का असाइनमेंट देर हो रहा है तो हो सकता है वो पूरा कर भी सके और हो सकता है कि वह पूरा भी ना कर सके, क्योंकि ऑलरेडी वो देरी कर चुका है। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी कि रोहन शायद अपने असाइनमेंट को पूरा नहीं कर सकेगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो केवल सेकंड जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सैलोजिज्म के प्रश्न पर चलते हैं और बढ़िया तरीके से आपको सिखाते हैं। देखो भाई साहब, यहाँ पर आपके सामने क्या है, ये कुछ भी यहाँ पर लिखा गया, हमें ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें पढ़ना क्या है, ये कथन जो दिया गया है ना, इस कथन को हमें 100% सही मानकर चलना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसने कहा कि सभी पत्रकार जो है वो समाचार वादक हैं। हमने कहा भाई साहब, हमारे पास इतना जो है पत्रकार थे, हमारे पास ये जितना गोला है इतना जो है ये पत्रकार थे। कह रहा है कि सभी पत्रकार समाचार वादक हैं। ये जितना भी पत्रकार थे ना, वो सब क्या करते थे, समाचार बताते थे, समाचार बोलते थे, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कुछ समाचार वाचक जो हैं वो अभिनेता हैं। तो हमारे पास तो इतना समाचार वादक हैं, इसमें से कुछ समाचार वादक, ये जितना टच में है इतना समाचार वादक जो हैं ये क्या है, अभिनेता हैं, मतलब अभिनय भी करते हैं, हीरोगिरी भी करते हैं, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कुछ पत्रकार अभिनेता हैं। सर, पत्रकार का गोला यहाँ पर है, अभिनेता का गोला यहाँ पर है, तो क्या पत्रकार और अभिनेता का गोला टच में है? अगर गोला टच में है तो हम रिलेशन बता सकते हैं, अगर गोला टच में नहीं है तो हम रिलेशन नहीं बता सकते। तो पहला तो गलत हो जाएगा।
आगे देखो, कह रहा है कुछ कुछ समाचार वाचक जो है वो पत्रकार हैं। समाचार वाचक यहाँ पे है, अंदर पत्रकार है। तो यह बात याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, जब भी बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं कुछ का रिलेशन होता है और कुछ का रिलेशन हमेशा सही होता है। आप ये समझो, ये आप हो, ये आपके पापा जी हैं। तो आपके पापा जी क्या आपकी सारी बात मानेंगे? भाई साहब मारे जाओगे आप। हाँ, अगर आप सारी बात वो आपकी सारी बात तो थोड़ी मानेंगे, नहीं, कुछ बात तो जरूर मानेंगे। तो वही बात है कि जब भी बाहर से अंदर की तरफ आते हैं कुछ का रिलेशन सही होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो, ये रहा आपके सामने रैंकिंग टेस्ट का सवाल। थोड़ा सा सवाल में घुमाव है तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। कह रहा है कि 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 26 विद्यार्थियों ने भूमिका से उच्च स्थान मतलब रैंक प्राप्त किया। भूमिका से कम रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सा आपको फार्मूला याद रखना है कि ये 52 विद्यार्थी टोटल हैं। तो हमने कहा टी, एक फार्मूला याद रखिएगा, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 कर दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 52 थे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है। देखो, कह रहा है एक कक्षा में 26 विद्यार्थियों ने भूमिका से उच्च रैंक प्राप्त किया। अगर हमने कहा मान लो भूमिका यहाँ पे है तो 26 विद्यार्थी इससे ज्यादा हुए हैं। कितने लोग? 26 लोग ज्यादा हुए हैं। तो ये ऊपर से भूमिका की स्थान कौन सी होगी? 26 लोग तो ऑलरेडी ज्यादा हैं और एक स्थान भूमिका का, तो ऊपर से भूमिका का स्थान कौन सा है? 27वां है। तो हमने कहा राइट साइड से भूमिका का स्थान कितना है? 27 है। लेफ्ट साइड से हमें ज्ञात करना है, -1 कर देंगे। और अगर हम 27 से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर? हमारा कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ओ सॉरी डियर, कितना हो जाएगा? हाँ, एक बात आपको क्या पता करना है, भूमिका से कम रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो ये देखो, आपको डायरेक्ट यहां से माइनस करना है, एक माइनस नहीं करना, क्योंकि उससे नीचे कितने व्यक्ति हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब 52 से हमें 27 को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम 12 से 7 को माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा, और 4 से 2 माइनस करते हैं तो हमारा 2 हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा 1 माइनस कब होता? जब ऊपर से उसकी रैंक दी गई होती और नीचे से पूछता कि उसकी रैंक क्या है। उसने कहा भूमिका से कम रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, तो भूमिका से कितने लोग कम थे, कितने लोग कम पाए हैं? तो ये एक्स्ट्रा 1 माइनस करने की जरूरत आपको नहीं है। भूमिका से कितने लोग कम स्थान पाए हैं? 25 लोगों ने कम रैंक हासिल किया है। और ऑप्शन ए आप फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा तिकड़म था, अगर 1 आप माइनस करते तो 24 हो जाता और मामला वहीं पर गड़बड़ा जाता। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। और आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे बढ़िया सवाल जिसको आप सभी लोग गलत करते हो। देखो, मिसिंग नंबर का यह बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको संख्या फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको समझ नहीं पाते हो कि किस दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो हम आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना है। 9, 25, 49, बड़ी संख्या 25 है, बड़ी संख्या 49 है। जब ऊपर बड़ी संख्या दिखाई देगी तो इसका मतलब है कि हमें नीचे से ऊपर की तरफ सवाल को सॉल्व करना है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा मिसिंग नंबर के किसी भी सवाल को सॉल्व करते समय। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। भाई साहब 9 लिखा है ना, तो 9 को तो हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 49 को हम 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 9 और 6 से आपको 9 नहीं बनाना, 9 और 6 से 3 बनाना है। तो आप बोलोगे सर बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करेंगे 3। अच्छा, बड़ी संख्या 16 से 11 माइनस करेंगे, छोटी संख्या 5 आएगी, 5 का स्क्वायर। तो यहां पर कौन सी संख्या होनी चाहिए कि जिससे माइनस करें तो 7 हो जाए? तो आप बोलोगे सर यहां पर 20 होगा। अगर 20 से 13 को माइनस करेंगे 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 होगा। 20 ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के 11 के 11 सवालों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर
कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। दिया गया है, कह रहा है कि 41 का जो रिलेशन 4 के साथ है 37 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 41 को जिस भी लॉजिक से 4 लिखा गया है तो 37 को हम क्या बना सकते हैं। तो आपको हो सकता हो आप इसको सोच रहे हो, बहुत से तरीके अपना रहे हो, है ना, लेकिन हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि अगर स्टार बना के लिखिएगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या जहां पर भी बनाकर लिखा जाएगा तो आप 3 चीजें कर सकते हो। या तो डिजिट को ऐड कर लीजिएगा, या तो डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो संख्या को आप जो है डिवाइड कर दीजिएगा। अगर हम जोड़ते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा, 4 तो नहीं आएगा, तो मतलब जोड़ने वाला लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो अब की बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको सर, डिजिट को। देखो 41 में 2 डिजिट है तो हम 41 और मतलब 4 और 1 दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं 37 के साथ, तो 37 के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 21 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के 10 सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 10 सवालों को देख लिया तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, इतने टाइप के सवाल तो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि सवाल को महज 2 सेकंड में आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। देखो यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। सीधा सीधा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो पहला कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो हम उस सवाल को डिफरेंस वाले लॉजिक से सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे सर 85 से 84 बनाना है, तो अगर 85 से 1 घटाएंगे तो 84 हो जाएगा। अब 84 से 92 बनाना है तो 84 में 8 ऐड करेंगे 92 हो जाएगा। 92 से हमें 65 बनाना मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो कितना माइनस करेंगे सर, 27 माइनस कर देंगे। अब अगर 65 से हमें 129 पे जाना है तो सर इसमें हम जो है 64 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। 1 माइनस हुआ है 8 जुड़ा है, 27 माइनस हुआ है 64 जुड़ा है। आगे क्या होगा आपको नहीं पता। तो एक फिर से छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर 8 को हम देखते हैं सर ये तो हमारा हो जाएगा 2 का हम कर देंगे क्यूब, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। अगर 27 को देखते हैं सर 3 का क्यूब कर देंगे। 64 को देखते हैं सर 4 का क्यूब कर देंगे। अब अगर 1 को देखते हैं और बात क्यूब में चल रही तो 1 का भी क्यूब कर देंगे। पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आगे क्या होगा, माइनस होगा। 1 2 3 4, तो आगे कौन सी संख्या, 5। 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 129 से अगर 125 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 4। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस सवाल को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए डियर फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि आपने इस पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखा डियर फ्रेंड्स तो इतने टाइप के प्रश्न तो आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे और बढ़िया तरीका आपको सिखाएंगे कि ऐसा प्रश्न कभी भी आता है आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे। देखो डियर फ्रेंड्स यहां पर है आपके सामने प्रश्न है सैलोलिज्म का, है सैलोलिज्म का है, न्याय निगमन का प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न जब आता है तो अच्छे अच्छे बच्चे अपनी गाड़ी साइड लगा लेते हैं, वो बोलते हैं कि सर ऐसा प्रश्न तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज एक ही सवाल से पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ध्यान से कॉन्सेप्ट मेरा समझ लीजिएगा। देखो यहाँ पर ये कथन दिया गया है, इसी कथन के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी सैलोलिज्म का सवाल आता है आपको इस कथन को 100% सही मानकर चलना है कि ये जो कथन दिया गया है इसको 100% आपको सही मानकर चलना है। और एक आप बात याद रखिएगा कि सैलोलिज्म का जब भी क्वेश्चन आता है आपको इस कथन को रियल लाइफ से अटैच नहीं करना है, रियल लाइफ से अटैच नहीं करना है। ये 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। जो कथन दिया गया है 100% सही मानकर चलना है, रियल लाइफ से अटैच नहीं करना। कैसे सर, अगर उसने कथन में बोल दिया है कि दुनिया का जितना भी इंसान होता है वो सब जानवर होता है तो आप मत कहिएगा कि सर हम तो इंसान हैं हम जानवर नहीं है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आई। चलो इस प्रश्न को बनाते हैं। देखो कह रहा है
कि सभी ट्रक जो है कार हैं। मान लो सर हमारे पास इतना ट्रक था, हमारे पास इतना ट्रक था, वो कह रहा है कि सभी ट्रक कार हैं। ये जितना भी हमारे पास ट्रक था, वो जितना भी ट्रक था वो सब क्या है, कार है। अब कार के अंदर तो ट्रक आ गया। हाँ सर, देखो कह रहा कोई पहिया कार नहीं है। ये जो कार है ना, कोई पहिया, यहां पर मान लो हमारा क्या था सर, पहिया था। एक भी पहिया जो है हमारा क्या है सर, कार नहीं है। तो अच्छा आगे चलते हैं। कोई कार बस नहीं है। ये कोई कार जो है ना, ये कोई कार जो है ये भाई साहब क्या नहीं है, बस भी हमारा नहीं है। तो एक चीज आप याद रखो। अब यहां पर देखो कह रहा है कोई बस ट्रक नहीं है। सर बस तो यहां पे है, ट्रक यहां पे है। अगर ये बताओ, इसको आप मान लो कि ये आपके पापा जी हैं और ये आपके पापा जी हैं, ये आप हो या आपके चाचा जी हैं। अगर आपके पापा जी का रिश्ता आपके चाचा जी से खत्म हो गया तो क्या आप अपने चाचा जी से रिश्ता रखोगे? आप बोलोगे नहीं सर। तो अगर कोई कार बस नहीं है तो कोई बस ट्रक भी नहीं होगी। ये बात आपकी 100% सही हो जाएगी। देखो कह रहा है कोई पहिया बस नहीं है। सर पहिया यहाँ पे है, बस यहाँ पे है, गोला टचिंग में है। सर गोला टचिंग में नहीं है तो ना तो हम हाँ कह सकते हैं ना तो हम नहीं कह सकते हैं। मतलब ये मामला तो गड़बड़ा जाएगा। देखो कह रहा है कुछ कारें ट्रक हैं। कार कहाँ है सर? कार वाला गोला तो यहाँ पर है और ट्रक वाला गोला यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर बाहर से अंदर की तरफ हम जाएंगे तो सम का रिलेशन हमारा सही होता है। मतलब पहला और तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, बात समझ आई? दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। हर एक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है और आप सभी लोग गलत करते हो। देखो कह रहा है कि यदि P का अर्थ जो है भाग, Q का अर्थ प्लस, R का अर्थ माइनस, S का अर्थ गुणा है तो 10R 192, P 48, S 48, P 46, Q 1 का मान क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा जोड़ घटाओ गुणा भाग, जब भी प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुणा भाग सब चिन्ह एक साथ आ जाए तो आपको बॉर्डमॉस का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बॉर्डमॉस का रूल क्या कहता है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट नहीं मिलेगा तो प्रश्न में कहीं ऑफ लिखा होगा उसे सॉल्व करना। ऑफ भी नहीं मिल रहा है तो आपको डिवाइड मतलब भाग सॉल्व करना है। भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ना है और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है? घटाना पड़ेगा। तो बॉर्डमॉस का रूल अप्लाई कीजिएगा कब? जब आपके सामने कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया है जिसमें जोड़ घटाओ गुणा भाग ब्रैकेट सारी चीजें मिल रही हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ये 2 चीजें नहीं मिलेंगी तो आपको डिवाइड करना है। डिवाइड भी नहीं होगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं है तो एडिशन और उसके बाद आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे, घटाओगे। ठीक है, चलो यहां पर देखो लिख देते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है सर? यहां पर लिखा गया है 10R लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 10R लिखा गया है। R का मतलब क्या है सर? माइनस, तो हमने माइनस कर दिया, हो गया हमारा 192 192। यहाँ पर P है, P का अर्थ क्या है सर? भाग है, तो हमने भाग बना के 48 लिख दिया। ये S का अर्थ है मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कितना हो गया? 48 हो गया। P का अर्थ क्या है सर? P का अर्थ डिवाइड है। हाँ P का अर्थ डिवाइड है तो हमने फिर से डिवाइड कर दिया। कहाँ पे पहुंचे सर? 96 पे पहुंचे। यहाँ पर क्या लिखा है? Q का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस करके 1 बना दिया। इसको सॉल्व करेंगे, जहां जहां पहले क्या है डिवाइड उसे सॉल्व करेंगे। यहां पर डिवाइड है सर, यहां पर डिवाइड है, तो चलो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये हो जाएगा 10। अगर 192 को 48 से भाग करोगे सर, 48 दूने 96, 96 दूना मतलब 4 बार में ये चला जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर देखो 48 एकम 48, 48 दूने 96, ये हो जाएगा 1/2 और प्लस हमने कर दिया 1, ये कटेगा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। 10 माइनस 2 प्लस 1 कर दीजिएगा। अब पहले जोड़े पहले घटाएं, पहले जोड़ दो, तो 10 में 1 जोड़ोगे सर 11 और 11 से 2 माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात आई है समझ में? 9 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एकदम आपको जीरो से चीजें समझा रहे हैं तो पूरी क्लास को देख कर जाइएगा। लास्ट के सवाल इतना गजब गजब हमने रखे हैं भाई साहब कि आपके प्रश्न आगे चलकर कभी भी गलत नहीं होंगे यदि आप डेली के रात 8:45 पर हमसे क्लास करते हैं। देखो ये एकदम सिंपल सा सवाल है और रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है ऐसा प्रश्न। कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 48 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो इसमें जो होता है 3 टाइप का प्रश्न बनता है।
एक तो बनता है बाद वाला, दूसरा आपसे पूछ लेगा कि सर पहले वाला दिन हमें बता दीजिए। ठीक है, चलो यहां पर जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको केवल इस नंबर को पकड़ना है। जैसे यहां पर क्या लिखा है 48 दिया गया है 48, तो आप क्या करो सिंपली ऐसे कर दो सर 48 को डिवाइड कर दो 7 से। क्यों सर? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आप बोलोगे सर 7 छंगे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। 42 6 48। अगर वो बाद का दिन पूछेगा तो जो दिन यहाँ पे दिया गया है उतने दिन में हमें इस रिमाइंडर को और ऐड कर देना है। तो जैसे शनिवार है ना, शनिवार के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और उसके बाद क्या होगा थर्सडे, फ्राइडे। हाँ, उसके बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। कहाँ दिया है सर? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, समस्या तो नहीं है। अगर वो पूछेगा पहले वाला दिन तो आप 6 दिन यहां से क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। रिमाइंडर अगर 0 आ गया है तो जो आज दिन है वो चाहे 1000 दिन पूछे चाहे 1 लाख दिन बाद पूछे वही सेम दिन होगा। बात समझ आ गई? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये है सिटिंग अरेंजमेंट का। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है लेकिन फिर भी इसको मेरे बहुत सारे भाई बहन गलत करते हैं क्योंकि आपको वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाना चाहते हैं ऐसे सवाल को 5 सेकंड में सॉल्व करने के लिए। देखो बोल रहा है कि एक पंक्ति में रजनीश बाएं से 15वें स्थान पर और लोकेश दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति बैठे हों, रजनीश व लोकेश के मध्य कितने व्यक्ति हैं? हमेशा याद रखिएगा। देखो बाएं तरफ से 15, लेफ्ट साइड से किस नंबर पे है? 15 नंबर पे। राइट साइड मतलब दाएं साइड से किस नंबर पे है? 12 नंबर पे। देखो पंक्ति में कुल मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन उसमें कितने हैं भाई साहब? 50 हैं। पूछ रहा है कि लोकेश के मध्य जो है, लोकेश व रजनीश के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो जब भी मध्य की बात करेगा आपको हमेशा याद रखना एक फार्मूला, T बराबर L प्लस R प्लस आप क्या कर दीजिएगा? T बराबर L प्लस R प्लस क्या कर दीजिएगा? यक्स कर दीजिएगा। बात समझ आई है? देखो 50 लोग टोटल थे, बाएं तरफ से वो 15 नंबर पे था, दाएं तरफ से वो 12 नंबर पे था, प्लस यक्स कर दिया। 12 15 कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 27। और 50 से जब आप 27 माइनस करोगे तो हो जाएगा आपका 23। इसका मतलब है कि दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे थे? 23 व्यक्ति बैठे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, किसी को दिक्कत तो नहीं है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, T बराबर L प्लस R माइनस T बराबर L प्लस R प्लस X। अगर वो पूछता कि मध्य में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, ये यहाँ से 3 टाइप का सवाल बनता है। अगर वो यहाँ से पूछता आपसे कि अधिकतम पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं तब भी इस फार्मूले से लगा लेते। अगर वो बोल देता कि न्यूनतम पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं तब आपको यहाँ पे -x -2 करना पड़ता। ठीक है, अगर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट से जुड़ जाइएगा। कंप्लीट रीजनिंग आपको सिखा दी गई है, 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग आपको सिखा दी गई है डियर फ्रेंड्स। तो प्लेलिस्ट आप चेक करते रहिए और 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग आप सीखते रहिए एकदम बिना किसी भी एक प्रश्न की गलती की हुई। देखो कह रहा है कि एक ही पासे के 2 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, तब 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? ये जो 4 दिखाई दे रहा है ना, इसके अपोजिट नंबर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप बोलते हो सर जब भी 2 डाइस दिया जाता है तो हम सबसे पहले कॉमन खोजते हैं। कॉमन तो चलो सर कॉमन खोजते हैं। 1 3 5 है, 1 4 5 है। अगर कॉमन खोजते हैं तो सर इसमें क्या मिल गया? 1 5 मिल गया, उसके बाद क्या मिल गया? 1 5 मिल गया। तो अब ये जो स्थितियां बची है ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं। 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। वो 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार बना के मेरी इस बात को याद रखिएगा कि यदि किसी पासे में 2 फलक आपके कॉमन मिल जा रहे हैं तो बची स्थितियां एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया सवाल है डियर फ्रेंड्स सिटिंग अरेंजमेंट का, और आपसे प्रॉमिस करते हैं डियर फ्रेंड्स एक सवाल आपने मेरा ये देख लिया तो पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर पाओगे, पर मेरी बात ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग बैठे हैं भाई साहब। हमने 6 लोगों को बना दिया, 4 और 2 6। सभी लोग किधर बैठे हैं? केंद्र की ओर, सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं।
ये बात याद रखिएगा। कह रहा है कि उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। तो एक चीज याद रखिएगा, दो फिगर पर काम कीजिएगा, एक फिगर कभी भी मत बनाइएगा। तो कितने लोग हो गए सर? 6 हो गए। देखो दोनों का निकटतम पड़ोसी उदित है। ये उदित जो है ना, उदय और उदित उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी है। उदय को उदित को कहाँ बिठाएंगे सर? मेरा ये पॉइंटर यहीं पर आप बिठा दो। किसको? उदित को बिठा दो। सर उदित यहाँ पे हो जाएगा। उदय और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी है ना, तो उदय हमारा यहाँ पर हो सकता है और उन्नति हमारा जो है यहाँ हो सकता है। लेकिन हमें तो नहीं पता कि उदय इधर है कि उन्नति इधर है, तो हमने उदित को यहाँ पे रख दिया। अब की बार हमने उन्नत को यहाँ पे कर दिया भाई साहब, और उदय को हमने इधर कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ो। कह रहा है कि उमेश उन्नत के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। उमेश जो है ना उन्नत के दाएं से, अब उन्नत इधर है तो दाया को कौन सा होगा सर? अंदर की तरफ मुख किए, पहला दूसरा। ये फिगर गया ना, देखो पहला दूसरा। यहाँ पर कौन बैठा है सर? उमेश बैठा है। उन्नत के दाईं ओर से देखो, पहला स्थान दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? उमेश बैठा है। कह रहा है उत्पल, देखो कह रहा है उत्पल उदय के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। उत्पल जो है उदय के बाएं से, उदय यहाँ पे है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन बैठा है सर? उत्पल उदय के दाएं से बैठा है, तो यहाँ पर तो हमारा उत्पल हो गया। कह रहा है उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी उत्सव है। किसका किसका? उमेश और उदय। उमेश और उदय दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है भाई साहब? उत्सव है। कौन है? उत्सव है। इन दोनों के बीच में बैठा है। कह रहा है उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी, उमेश और उन्नति, उमेश और उन्नति दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? मतलब जो उन दोनों के बीच में बैठा है, तो कौन बैठा है सर? उत्पल बैठा है। उत्पल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको जितना पॉइंट हमने बताया है याद रखिएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और जिस भी चैप्टर में आपको लग रहा हो कि सर हमें थोड़ी सी समझदारी में नहीं फंस रहा है हमारे, हाँ, तो आप कंप्लीट चैप्टर आपको कोर्स सेक्शन में अपडेट कर दिया गया है, तो वहां से आप हर एक चैप्टर को क्लियर करते हुए चले जाइएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करना है। तो देखो लेटर सीरीज का प्रश्न है, तो क्या करना? लेटर है तो प्लेस वैल्यू याद कर लो। अच्छा, जेड से अगर डी पे जाएंगे तो कैसे? जेड के बाद ए बी सी डी 4 लेटर, डी के बाद 8 पे जाएंगे सर 4 लेटर, 8 के बाद 12 पे जाएंगे सर 4 लेटर, 12 के बाद 16 पे जाएंगे तो 16 पे आता है पी। पी से कौन सा ऑप्शन शुरू? सर ऑप्शन ए है, और चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चले डियर फ्रेंड्स। चलो अगला प्रश्न, आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे चैलेंजिंग प्रश्न है मिसिंग नंबर का सवाल। आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन ने कमेंट किया कि सर हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमें किस दिशा में सवाल को सॉल्व करना है। सिर्फ एक पॉइंट याद रखिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा। जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे जाए उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। 13 6 75, 15 8 क्वेश्चन मार्क, 18 4 70। बड़ी संख्या कहाँ है सर? यहाँ पे। अगर राइट साइड बड़ी दिख रही है, इसका मतलब हमें सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। देखो 13 और 6 से 75 बनाना है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या हमें बनाना पड़ रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, 3 चीजें करके अपना आंसर पा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? चलो अप्लाई करते हैं। सर 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 छंगे कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। हमें 75 लाना है, -3 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 18 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौके 72, 70 लाना है, -2 कर देंगे, हमारा 70 हो जाएगा। 15 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 120 हो जाएगा। सर यहाँ 3 माइनस, यहाँ 2 माइनस, तो 120 से कितना माइनस करेंगे? ये जो 3 आया कहाँ से आया? सर ये जो 6 है ना, 6 का आधा 3 होता है। ये जो 4 होता है ना, 4 का आधा 2 होता है। तो यहाँ पर तो 8 है, 8 का आधा 4 कर देंगे, मतलब 120 से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 116 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 116 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के सभी सवालों को मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ चीजों को देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने सभी भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। कंप्लीट रीजनिंग
को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए कोर्स सेक्शन में आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है और कंप्लीट रीजनिंग बिना 1 रुपया चार्ज दिए हुए बिल्कुल फ्री में सब कुछ एकदम जीरो से टॉप लेवल तक चीज़ों को आप सीख लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब की एसएसपी क्लासेस नोट कर लीजिएगा, एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, एडेड चैनल है, तो उस चैनल को भी आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और उसे जल्दी से जल्दी उस पर जो है 50 के सब्सक्राइबर्स आप उस पर कंप्लीट करा दीजिए। 10 से 15 मिनट की क्लास में वहां पर एक टॉपिक कंप्लीट कराते हैं, एकदम जड़ से खत्म कर देते हैं। तो एसएसपी क्लासेस 563 वाले चैनल को भी आप सभी लोग प्यार, भरोसा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा।